हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगे, तो आप लोग लापरवाही ना करिए, ठीक है। कंटिन्यू एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जो टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ चुके हैं आप उसको बीच बीच में रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको कम्प्लीटली जो है तैयार हो जाए और एग्ज़ाम टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में आप टैक्सेशन लॉ भी रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सन आपको याद रखना है 1993 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि सफेद पोश अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार के कानून का सृजन किया है? तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, सफेद पोश अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है मनुष्य के धन अर्जन की प्रवृत्ति, ठीक है। मनुष्य के धन अर्जन करने, यहाँ पे अर्जन होगा, ठीक है। अर्जुन यहाँ पे गलत से टाइप हो गया है, ठीक है, तो अर्जन होगा यहाँ पर, ओके। तो मनुष्य के धन अर्जन की प्रवृत्ति, ध्यान से सुन रहे हैं ना, यहाँ पे अर्जुन नहीं होगा, अर्जन होगा, ठीक है। टाइप करने में गलत हो गया है, ठीक है। तो मनुष्य के धन अर्जन की प्रवृत्ति, ओके, ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, सफेद पोश अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किन उपायों को किया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है ए तथा बी दोनों, समझ रहे हैं ना। मतलब सफेद पोश अपराध को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए किन उपायों को किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड, ठीक है, देने का उपबंध करना चाहिए और भारतीय दंड संहिता में इसके लिए अलग से अध्याय जोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ए तथा बी दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, क्योंकि ए और बी में जो कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखिएगा, ए और बी ऑप्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि प्लेटो के अनुसार अपराध के मुख्य कारण क्या हैं? तो आपको याद रखना है लालची और लोलुप प्रवृत्ति के, ठीक है, लालची और लोलुप प्रवृत्ति के, समझ गए। अपराध के मुख्य कारण क्या हैं? लालची और लोलुप प्रवृत्ति के। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एडविन सदरलैंड ने प्रथम बार डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का प्रयोग कब किया?
तो 1939 में, याद रखिएगा सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डिफरेंशियल थ्योरी क्या है, सिर्फ इतना ही पूछा है, तो आपको याद रखना है आपराधिक व्यवहार के मूल्यों, दृष्टिकोणों, तकनीकों और उद्देश्यों को दूसरों के साथ बातचीत माध्यम से सीखना डिफरेंशियल थ्योरी है। समझ गए, याद कर लीजिएगा डिफरेंशियल थ्योरी क्या है। आपराधिक व्यवहार के मूल्यों, दृष्टिकोणों, तकनीकों और उद्देश्यों को दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखना। ठीक है, यह है डिफरेंशियल थ्योरी। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अपराध मानव का ऐसा व्यवहार है जिससे आपराधिक विधि का अतिलंघन होता है। यह किसका कथन है? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सदरलैंड का है ये कथन। ठीक है, कथन आपको याद रखने हैं कि किसने ये कथन कहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, ये कथन सदरलैंड जी का है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपराधिक कृत्य के लिए अपराधी के सामाजिक एवं आसपास का वातावरण महत्वपूर्ण होता है। ये किसका मत है? तो आपको याद रखना है टार्डे का मत है ये। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्रिमिनॉइड्स के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी सम्मिलित हैं? तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रिमिनॉइड्स के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी सम्मिलित हैं? तो जिनकी शारीरिक संरचना में विकृति अधिक होती है ये सम्मिलित हैं, ये अपराधी हैं। ऐसे अपराधी हीनता के शिकार होते हैं और ऐसे अपराधी अपनी हीनता के प्रतिरक्षा में अपराध कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रिमिनॉइड्स के अंतर्गत, ठीक है, इस इतने प्रकार के अपराधी सम्मिलित हैं, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे प्रकार यहाँ पर अवेलेबल हैं ए बी सी में, तो इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे अपराधी हीनता के शिकार होते हैं, ये ऑप्शन रख दिया जाए, और ए में कोई दूसरा ऑप्शन रख दिया जाए जो सही नहीं रहेगा, सी ऑप्शन में कोई दूसरा ऑप्शन रख दिया जाए, और यहाँ पे रख दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन तो याद ही होना चाहिए ना कि हाँ क्रिमिनॉइड्स के अंतर्गत किस प्रकार के अपराधी सम्मिलित होते हैं। तो इनको तो आपको याद ही रखना होगा ना कि ऐसे अपराधी हीनता के शिकार होते हैं, ये भी क्रिमिनॉइड्स के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। ऐसे अपराधी अपनी हीनता के प्रतिरक्षा में अपराध कर देते हैं, ये भी सम्मिलित रहते हैं। जिनकी शारीरिक संरचना में विकृति अधिक होती है, ये भी सम्मिलित रहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जब आप याद रखेंगे तभी तो अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए बना करके, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप याद नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, एमसीक्यू की तैयारी अच्छे से करनी है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अपराध एक ऐसा कार्य है जिसका दंड विधि के अंतर्गत प्रतिसिद्ध किया गया है तथा जिसका किया जाना दंडनीय होता है। यह किसका कथन है? तो आपको याद रखना है ये कथन टेफ्ट का है। किसका कथन है? टेफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपराध शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो आपको विषय बताना है अपराध शास्त्र का। तो आपको याद रखना है अपराध तथा अपराधी, ये अपराध शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, साइबर क्राइम किस प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हैकर्स साइबर क्राइम ही होते हैं, समझ रहे हो ना, साइबर क्राइम, ठीक है। और अश्लील प्रदर्शन ये भी साइबर क्राइम ही है, और वायरस ये भी साइबर क्राइम ही है, ठीक है, जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, समझ गए, वो साइबर क्राइम होता है। तो हैकर्स हो गया, अश्लील प्रदर्शन हो गया, वायरस हो गया, तो ये सभी, ठीक है, डी ऑप्शन, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, समझ गए हैं। हाँ, हैकर्स, अश्लील प्रदर्शन और वायरस ये सभी हैं, ठीक है। साइबर क्राइम इतने प्रकार के होते हैं, मतलब हैकर्स, अश्लील प्रदर्शन और वायरस, तो ये सभी जो है साइबर क्राइम होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको याद रखना होगा, मैं इसीलिए बार बार दोहराता रहता हूँ ताकि आप तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अपराध शास्त्र की विचारधाराओं की गणना किस रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जन्मतः अपराधी कैसे होते हैं। तो जो जन्मतः अपराधी होते हैं इनकी प्रवृत्ति वंशानुगत होती है, समझ गए, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इनमें से किसने आपराधिक तुष्टि के सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है एनारिमो, ठीक है, किसने आपराधिक तुष्टि के सिद्धांत को जन्म दिया, एनारिमो ने, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बकारिया ने अपराध को, क्राइम को कितने भागों में बांटा है। तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा, मतलब राज्य के विरुद्ध अपराध, शरीर के विरुद्ध अपराध और शक्ति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, तो बकारिया ने अपराध को इतने भागों में बांटा, राज्य के विरुद्ध अपराध, शरीर के विरुद्ध अपराध और शक्ति के विरुद्ध अपराध। तो ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अपराधी के अपराध को रोकने में कौन से तत्व सहायक हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर, ये सभी, मतलब अपराधी के अपराध को रोकने में ये सारे तत्व सहायक हो सकते हैं, मतलब दुख, उपहास और निंदा का डर, समझ गए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ठीक है, कि विधि की उपयोगितावादी दर्शन किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, केवल लेखक का नाम आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा बेंथम ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है केवल लेखक का नाम, तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है आप लोगों को, एग्जाम सर पर है तो इसलिए आप लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, आर्थिक विपन्नता और अपराध एक दूसरे से प्रत्यक्षतः जुड़े हैं, यह किसका मत है। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स ने ये मत दिया है कि आर्थिक विपन्नता और अपराध एक दूसरे से प्रत्यक्षतः जुड़े हैं। तो ये जो है मत कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि विभेदक
साहचर्य के सिद्धांत के नियम को किसने बताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सिर्फ लेखक याद रखना है। तो ये जो है सदरलैंड ने दिया था। किसने दिया? सदरलैंड ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मानव में एक ऐसा आचरण है जिससे आपराधिक विधि का उल्लंघन होता है। यह किसका कथन है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदरलैंड जी का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध कहलाता है। यह किसका कथन है? तो ये कथन स्टीफन का है। याद रखिएगा आप लोग, किसका कथन है? ये स्टीफन का है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 क्या कहता है? 25 नंबर की बात करेंगे पहले। शांति के विरुद्ध अपराध कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, शांति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं ये सभी होते हैं। मतलब कौन कौन से? बलवा, दंगा और मारपीट, ये शांति के विरुद्ध अपराध हैं। समझ गए? याद रखना है आपको कि शांति के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं। तो बलवा है, दंगा है, मारपीट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से कौन से अपराध राज्य के शांति के विरुद्ध अपराध हैं? तो आपको याद रखना है, राजद्रोह और सैन्य विद्रोह, ए तथा बी दोनों। समझ गया? ये दोनों हैं। ओके, ये अपराध जो है राज्य के शांति के विरुद्ध अपराध हैं। राजद्रोह और सैन्य विद्रोह जो अपराध हैं ये राज्य के शांति के विरुद्ध अपराध हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इतने क्वेश्चंस तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।